see on this today. I told you yesterday that if we are going to be continuing with the same topic over and over again, it becomes very boring. So I decided that the topic that would be different, like जिस तरह last time हमने presentation बीच में पढ़ लिया था, इसी तरह हम रिपोर्ट और प्रपोजल वाला टॉपिक पढ़ा है हमने, और इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की रिवीजन भी करेंगे, जिसमें आपको मैं एक दफ़ा सारा बताऊंगी कि किस तरह से आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे आएंगे, वो मैं आपको सारा गाइड करूंगी। और फिर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे हम एमसीक्यूज भी करेंगे आपके साथ। तो आई वुड जस्ट टेल यू इन अ वे कि आपको जो हेल्प करेगी चीज़। तो अभी हमने जो टॉपिक ख़त्म किया रिसेंटली वो हमारा रिपोर्ट राइटिंग था, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट रिपोर्ट को हमने देखा, और फिर हमने प्रपोजल राइटिंग जो बिजनेस प्रपोजल्स हैं और आरएफपीस यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उस पे कल तक हमने वो फिनिश किया था। उसकी मैं नोट्स पर थोड़ा सा मेरा काम है और मैं आपको 1-2 दिन में उसके ऊपर नोट्स भेज दूंगी, बट यू कैन डू प्रैक्टिस। जो आपके पास नोट्स आ गए हैं, स्लाइड्स आ गई हैं और आपके पास सैंपल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आपको सारा लिखना सिखा दिया है, तो आप ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आप बनाकर उसको रिपोर्ट को फौरन ही आप जैसे भी आपको कहा जाता है पेस्ट करना, अपलोड करना है, वो आप करेंगे। तो ये आपका जो मेन बेसिक्स है। अब हम यूँ करने लगे हैं कि एक टॉपिक है आपकी सिलेबस आउटलाइन के अंदर। एक्चुअली टॉपिक कितना है मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ ऑन ईमेल, कि ईमेल आप कैसे करेंगे, और उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने कहा है कि होती है वो, उसमें एक ईमेल का जिक्र किया है। देन दे टॉक्ड अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है, फिर वो बताया है कि इंटरनेट क्या है एंड इंट्रानेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उसके अंदर से लाइक जस्ट एक-एक सवाल हम याद कर लें या उसकी डेफिनेशन याद कर लें, तो वो बिल्कुल कवरेज नहीं होगी आपके टॉपिक की। और दूसरी बात ये है कि मैं इसको कंपेयर करती रहती हूँ हमेशा, जब इस तरह के आपके जैसे आपका है या सीएमए का जो स्टेटस है या सीए का स्टेटस है, कंपेयर करूँ, तो फिर आपको मैं थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी भी करवाती हूँ, जो हम सीए में यानी उसके सिलेबस में है, ताकि आपका जो पेपर आपको आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? बिकॉज़ आपके बहुत सारे जो फिज़िकल क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका ये ख़्याल है कि रिपोर्ट जो है वो जो आपका जो पेपर है, वो ज़्यादा सीए से भी मिलता-जुलता आता है। तो ये 2 चीज़ें ज़हन में रखकर, ताकि आपका कोई हर्ज ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई टेल यू सम एस्पेक्ट्स, सम पार्ट्स जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज का जो है एक किस्म की हम थोड़ी-सी आप समझ लें कि वी आर गोइंग थ्रू सर्टेन टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स को में से गुज़रने का ये फ़ायदा होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो आप लोग सारे या आईसीटी की बात करूँ भी, मैं बताती हूँ इसका डिफ़रेंस। तो इसके अलावा इंटरनेट की बात करूँ, तो आजकल तो बच्चा-बच्चा इंटरनेट से वाकिफ़ है। छोटे से बच्चे हैं, उनको भी हाथ में मोबाइल पकड़ा दें, जैसे आज से कुछ साल पहले की बात है कि सम गेस्ट विज़िटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद से वो लोग थे। वो हमारे यहाँ विज़िट किया, तो उनका एक, हालाँकि वो बहुत आर्मी के वो लोग हैं, और लाइक बड़ा अच्छा उनका, मुझे पता है घर का उनका माहौल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, सबके लिए। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो छोटी बच्ची है, उन दिनों में, अभी जैसे काफ़ी साल पुरानी बात है, अब तो ख़ैर लोग सारे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं और सबको तरीका आ गया है। तो अम्मा उसकी जो थी ना, वो हाउसवाइफ़ है, उसके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, उसके पास दूसरा फ़ोन था, और जो अब्बा उसके हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन था। तो उन्होंने बताया कि जो छोटी-सी बच्ची है, तो वो जब अब्बा आते हैं तो उसको पता है कि टच करना है। वो टच करके उसको ना खेलती है या बदलती है। और अगर अम्मा का फ़ोन उसके हाथ लग जाता है, उसको पता है कि बटन दबाने हैं। तो ये आप समझ लें कि छोटा बच्चा भी अ, जानता है कि इंटरनेट क्या है। तो हम लोग तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह जानते हैं, और अब हद ये हो गई हुई थी कि आप अभी देखिए, जैसे रिसेंटली आपने देखा है कि टिकटॉक पे बैन लगा है। हालाँकि ये बात भी है, बहुत से
लोग ये भी कहते हैं कि बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन। तो फिर क्या सोल्यूशन है? ये भी कुछ डिस्प्यूटेबल सी बात है या डिबेटेबल बात है कि इस पे क्या बात की जा सके। तो इंटरनेट से इतने ज्यादा वाकफियत है लोगों की, बच्चों की स्पेशली, बल्कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होते। जैसे किसी ने मुहावरा उर्दू में कहा हुआ है कि जी बूढ़े तोते नहीं पढ़ा करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी आपके घर में, आपके पास, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है या जो भी आप यूज करते हो, गैजेट है आपके पास, जो बड़े लोगों के पास अगर हो तो वो बेचारे कह रहे होते हैं ये जरा मेरे मैसेज डिलीट कर दो, ये जरा मैसेज ये करना सिखा दो। तो उनको इतनी ज्यादा इन चीजों के साथ आप समझ लें कि बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं होती, दे आर नॉट फ्रेंडली विद दैट। तो इसीलिए जो जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यानी लोगों में इसको प्रमोट किया गया, ऑफिसेस के अंदर भी, तो जो पुराने लोग थे ना, जो जरा एज के लोग थे, उन्होंने नई चीजों को सीखने से काफी इनकार किया। वो बहुत ज्यादा उसके साथ एकदम से इंक्लाइंड नहीं हुए। अभी भी जैसे मैं भी आपको मिसाल दे रही हूँ, इफ यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स एट होम फॉर इंस्टेंस, तो आप देखें कि उनको बहुत ही कम ऐसे मॉडर्न ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो कि आपका जो है सब कुछ उनको आता होगा। अदरवाइज तो लोग जो है वो इतने ज्यादा फ्रेंडली इन चीजों के साथ नहीं होते। तो अब मैं बात करूंगी कि हमारे हम ये आजकल बड़ा लाइट मोड में हम पढ़ेंगे। हम इसको इतना प्रेशर नहीं लेना आपने। आप इसको जरा समझिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी। आप जस्ट यू गो थ्रू दैट, जिस तरह के आप उसके पास से गुजर गए, आपने बस जैसे सफर करते कुछ स्टेशन पे आप रुकते हैं और कुछ स्टेशन को आप गुजार देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आज जो हम सफर करेंगे तो हम हर स्टेशन पे रुक नहीं रहे। ठीक है, हमने हर जगह उतर कर खाना पीना नहीं खाना या हमने स्टे नहीं करना। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके पास से गुजर रहे हैं और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। और फिर मैं इंशाल्लाह अगले वीक में जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपको टेक्स्ट के ऊपर उतना पढ़ा दूंगी जितना कि आपको पेपर में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और वो आपको जो है आप करेंगे। और फिर आपको वो सिलसिला जो है आपको जैसे कह रही हूँ कि आपके साथ करेंगे एमसीक्यूज का, उसमें मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने आए। अब ये बात नहीं होती, फॉर इंस्टेंस मैं आपका एक टेस्ट ले लूं, आप एक टेस्ट ले लेते हो, लेकिन मैं अगर उसको एक्सप्लेन ही ना करूं कि भी ये जवाब क्यों गलत है, या आप प्रैक्टिस करते हुए कुछ ऐसे एमसीक्यूज करते हो और जो आप देखते हो कि जी इसका जो है जवाब तो ये है लेकिन ऐसा जवाब, ऐसा आंसर क्यों है, वाई नॉट बी, वाई सी, और इस तरह आपके दिमागों में सवाल आए, तो वो चीजें मुझे अच्छी तरह पता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको किन चीजों में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस चीज को भी आपके साथ करूंगी। ठीक है, तो आप, और इसी तरह हम रिवीजन को भी इस तरह से करेंगे कि आप मुझे, और वो तभी कर सकोगे कि अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे। अगर ऐसा किया है आप लोगों ने, कुछ लोग जैसे अभी कुछ क्लासेस जो हैं मेरी भी ऑनलाइन थी फिर फिजिकल हुई, तो बच्चों से जब मुलाकात हुई, स्टूडेंट से मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसा लगा कुछ लोगों को बात करके, जैसे कि वो क्लास में तो आ जाते थे लेकिन शायद फिर सो जाते थे, या फिर वो खाना खाने लग जाते थे, या फिर वो कोई और काम करने लग जाते थे, तो जिसकी वजह से उनको बेसिक्स बहुत सी चीजों का नहीं पता था। मैं ये कहती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक दरिया बह रहा है और पानी नहीं पिए आप तो प्यासे रह गए। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसा बिल्कुल ना करें। बिकॉज मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को एक बात करती हूँ, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, एक बार बार बात करती हूँ कि जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे ना, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे किसी एक कोटेशन ये है, मैं कहीं पे पढ़ी थी कल ही, तो इसमें लिखा था कि समटाइम्स देर आर सर्टेन जनरेशंस, दे हैव टू शो सम एनर्जी, दे हैव टू शो दैट वी आर स्ट्राइविंग हार्ड, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वो हो सकता है आपकी जनरेशन है। अब अगर आप देखते हैं कि अब में से जैसे कुछ ऐसा दौर गुजरा जब मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और मुसलमान जो है वो बहुत आगे निकल गया। अब जैसे टर्किश प्ले देखते हो, उसमें भी जो लोग देख रहे हैं वो देखते हैं ना, उस जमाने में उन लोगों ने जिनको ड्रामे में दिखाया जा रहा है कितनी मेहनत की है, उसके बाद लोगों ने स्पोज नहीं की। तो अगर हम ये मेहनत कर लें तो शायद हमारी कश्ती जो है वो कहीं पार लग जाए, हम भी कोई एडवांस जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ जाए। तो वो सब चीजें, कतरा कतरा दरिया बनता है, याद रखिए। अगर आपने आज मेहनत की, कोशिश की, तो फिर कल को आप ही उससे भी फायदा उठाएंगे
और आपके बाद आने वाले लोग आपको दुआएं देंगे। तो इसलिए हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो कहा जाता है उसको पढ़ा जाए, क्योंकि आप तो मुझे नजर नहीं आ रहे, बट आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है कि आप सुन रहे हैं और साथ साथ आप उसको पढ़ भी रहे हैं। तो जी, आज का टॉपिक किस तरह से है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, हम ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट सब पढ़ समझेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जिसको आपको नॉलेज बिल्कुल चाहिए, वो मैं आपको गाइड करती हूँ। एक जमाना था कि हम आईटी आईटी की बातें करते थे, अभी भी हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास एक एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी आ गई है, एंड वी कॉल इट आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अब अगर आप इसकी जो पिक्चर लगाई हुई मैंने, इसको जरा देखिए तो आपको क्या समझ में आता है कि कुछ आइकॉन आपको नजर आ रही है। सबसे ज्यादा तो ऊपर आपको वाईफाई का नजर आ रहा है कि वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं अगर आ रही हैं तो फिर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ये भी आपको पता होगा, अब तो खैर आपके पास अपने पैकेजेस होते हैं, जहां भी आप जाते हैं आप अपना यूज करते हैं, लेकिन पहले कुछ साल पहले ऐसा होता था, कोई बंदा आपके घर गेस्ट आ गया, सबसे पहले आके कहता है आपका जी वाईफाई का पासवर्ड क्या है। यानी पहले जब तक उनको वाईफाई का पासवर्ड ना दो, उनका ना लगाओ, शायद हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है या मेहमान नवाजी में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पहला फर्ज ये है, मेहमान आता है तो उसको अपना पासवर्ड दे दे, ताकि वो आराम से सुकून से अपनी जिंदगी वहां पे बैठ के गुजारे, ताकि वो लोगों से कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। और आज का दौर में आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, आपके पास खुद ही होता है, तो आपको इतना करने की जहमत नहीं आप करते और फिर खुद ही आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है, दे आर यूजिंग व्हाट, आपके तमाम स्मार्ट गैजेट्स यूज हो रहे हैं। और तमाम स्मार्ट गैजेट्स में आपके पास जो कुछ भी है, टैब है, आईफोन है, आपके पास दूसरे जो फोन्स आम है, जो आप इस एंड्रॉयड वाले या आपके आईओएस है आप यूज कर रहे हो, या आपके पास टैब है या गैजेट की बात कर रही हो, या फिर आपके पास लैपटॉप है, दूसरा कंप्यूटर है, व्हाटएवर, तो आप कनेक्टेड होते हो किसके साथ, इंटरनेट के साथ। अब सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे यानी देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड आईसीटी, ठीक है। आप जरा एक सेकंड के लिए मेरे साथ, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, आई काउंट ऑन यू, काउंट ऑन यू का मतलब है आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, कि मैं आपको कहती हूँ आप जरा इसको पढ़ के देखिए। मैं एक सेकंड के लिए खामोश होती हूँ, आप पढ़िए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में क्या फर्क है। अच्छा, जी जी, जी आपको समझ आ गई है। आपकी पूरी आईटी इस इंटायर इंडस्ट्री है जो कंप्यूटर यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, नेटवर्किंग कर रही है। लेकिन आईसीटी जो है वो ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज है, जिसके अंदर आपकी ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग है, आप उसके जरिए लोगों के साथ जो है राब्ता करते हो, और इसमें कुछ वर्ड्स आपको नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, ये कोई आपको पेपर में इसके ऊपर सवाल नहीं आना। तो ये जो है ज्यादा, जैसे आप समझते हैं ना, आपके शायद, आई डोंट नो, आपकी अभी आईटी की क्लासेस हो रही है या नेक्स्ट में कहीं जाके होंगी, तो आपको जो है आईटी में सारे जो है वो आपके टीचर आपको बता रहे होंगे या बताएंगे, तो आपको ज्यादा इसकी समझ आ जाएगी। तो आईटी आप कह सकते हो इज एन अम्ब्रेला टर्म, एक ब्रॉडर टर्म है, और उसके अंडर एक टर्म आईसीटी आती है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब उसके लिए आप अक्सर एक टर्म हम यूज करते हैं, बैंडविड्थ। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट को यूज करने की बात करते हैं, तो आप बैंडविड्थ की बात करते हो। बैंडविड्थ जो है वो एक्चुअली आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसका डेटा का ट्रांसफर का रेट है, ठीक है। उसको मैं आज अभी आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी, तो आप उसमें देख लेंगे कि उसकी बैंडविड्थ किसी चीज की ज्यादा होती है तो वो इजीली चीजें डाउनलोड होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। और जिसकी बैंडविड्थ कम होती है उसकी चीजें जो है वो, आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे आप पैकेज एक लेते हैं, आप कहते हैं कि जी कितना इसका डाउनलोड है, कितना ये पैकेज है, कितनी आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये सारी कैपेसिटी जो है उसके अंदर शो हो रही होती है। तो इसके बाद आपके पास जो अगली चीज मैंने दिखानी वो ये है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है ना,
बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। जब हम लफ्ज सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ऑपोजिट लफ्ज है नाइव का। कोई चीज नाइव होती है। नाइव वो चीजें होती हैं जो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड होती हैं। जैसे एक बंदा आपने हायर किया और आपने कहा जी ये एक्सपीरियंस्ड है कि बिल्कुल नाइव है, इसको तो शायद कुछ भी नहीं आता, इसको तो कीबोर्ड भी नहीं चलाना आता। तो ऐसे ऐसा बंदा जो इनएक्सपीरियंस्ड है। लेकिन अब आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, क्योंकि इसके ऊपर लोग रिसर्च कर करके और चीजों को ऐड ऑन हो रही हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, और आज का जो दौर है उसमें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हम तो जो है रोबोट बना रहे हैं और वो हमारा काम कर रही है। हमारी मशीनें जो है इस तरह की बन रही हैं कि जो इंसानों की जगह पे काम कर रही हैं। और ये चीजें जो है ये थोड़ी सी अगर आप गौर करें तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। उससे क्या होगा, आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मशीनें ही सारा कुछ करने लग गई जिसके अंदर सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं और सारे वो काम कर रही हो, तो उसका नुकसान क्या होता है, आपको वर्कफोर्स कम चाहिए। यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थोड़े चाहिए काम करने के लिए, और थोड़े से लोग ही बहुत सारा काम कर लेंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए दुनिया जो है एक बहुत बड़े चेंज की तरफ यानी जाना शुरू हो चुकी भी है, और मजीद जो है चेंज की तरफ जा रही है। और एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें कहते हैं कि जी आपके पास कोई पेपर मनी नहीं होगी, आपके पास सारी प्लास्टिक मनी, यानी आपके पास कार्ड सिस्टम होगा। बस आप हर चीज बाय करेंगे, हर किस्म की ट्रांजैक्शन करेंगे। और आपने देखा है ना कि लॉकडाउन के दौरान वो लोग जिन्हें बिल्कुल एबीसी नहीं पता थी ऑनलाइन पेमेंट्स की, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स की है, उन्होंने बिल्स पे किए हैं अपने। और इसी तरह ही इंटरनेट हमारा जो यूजेज था वो पहले ही कुछ दिनों में, एक हफ्ते के अंदर ही 15% ज्यादा बढ़ा, फिर 20% ज्यादा बढ़ा। यानी जो जो लोग पहले यानी घर बैठकर, और वैसे भी लोगों के पास कहते हैं ना और कोई काम ही नहीं है, क्या करें वो लोग, अगर कुछ भी नहीं कर रहे थे तब भी उनको इंटरनेट चाहिए। और वो लोग जिन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो उनको तो डेफिनेटली इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए थी। इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए, तो उनको इंटरनेट फैसिलिटीज चाहिए थी। तो आज का दौर जो है वो इंटरनेट के दौर के बगैर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सारी रिसर्च के बाद आपने चीजों को इतना एडवांस कर दिया है कि आप अब जहाँ, जैसे मुझे आप लोग सुन रहे हैं, जहां जहां भी आप बैठे हुए हैं, आप देखें कि आपको कितना, यानी ये हो चुका है इससे के ऊपर कि आप जो है एक टीचर से पढ़ रहे हैं बहुत दूर बैठे हुए। तो ये भी इट इज बिकॉज ऑफ योर, दिस इज आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बेसिक नॉलेज चाहिए इस चीज के ऊपर। फिर आपके पास एक चीज आपको बताने लगी हूँ, वो क्या है, जो कि सीए के कोर्स में इसका बहुत ज्यादा जिक्र है। वो ये है कि ऑफ शोर हेल्प डेस्क बन गए। बहुत सारी चीजें हो गई हैं। आपने कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं, सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और इवन अब तो लोगों की जो रेटिंग होती है वो आपकी ऑनलाइन रेटिंग के ऊपर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, लोगों को यानी हायर किया जाता है, उनको ज्यादा काम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इफ इवन यू टॉक अबाउट जो आपका आपकी जितनी भी कह लिया ना, आप जो मीडिया है आपका, उसकी बात कर लो, या आप शोबिज है, इसके लोग भी इसके ऊपर सारी उनकी सक्सेस जो है इसके ऊपर बेस कर रही है। तो एक वहां पे बहुत सारी चीजों में से ऑफ शोर हेल्प डेस्क का जिक्र है। ऑफशोर हेल्प डेस्क क्या होती है? ये एक हेल्प डेस्क क्या चीज है? मिसाल के तौर पर आप किसी अ, जाते हैं इदारे में और वहां जाके मालूम करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, से आपने एक पासपोर्ट बनवाना है। आप एक इदारे में एंटर हुए पासपोर्ट वाले, और वहां से एक हेल्प डेस्क होगा जो आपको कस्टमर सर्विस देगा, और वो आपको बताएगा कि जी आपका क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या चाहिए, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह आप अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाते हैं, वहां पे एक हेल्प डेस्क आपको मिलता है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन डेस्क उसको कहते हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह अब क्या किया है, बहुत सारी कंपनीज जो कि कोई और कंट्रीज में हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की हैं, उन्होंने ऑफ शोर ट्रांसफर कर दिया इन हेल्प डेस्क को। ऑफ शोर का मतलब क्या होता है? किसी और मुल्क में, समंदर से पार किसी और जगह पर। तो ऑफशोर आपने उनको बना दिया। अब आप ये कहेंगे ये क्या होता है? फॉर इंस्टेंस कॉल सेंटर्स, आपने कॉल सेंटर्स खोले हैं। अगर फॉर इंस्टेंस में सोनी का एक
कैमरा लेती हूँ, या मैंने कोई एलसीडी खरीदी है, या मैंने कोई और चीज खरीदी है, तो हो सकता है कि उसका जो मैंने खरीदी और मैं खुद भी से मैं यूएस में रहती हूँ या मैं स्विट्जरलैंड में रहती हूँ, लेकिन जो नंबर उन्होंने कहा है कांटेक्ट करने को दिया है या इस पे राब्ता करें, जब मैं राब्ता करती हूँ, आई लिव इन इंग्लैंड, आई लिव इन स्विट्जरलैंड, किसी कंट्री में रहती हूँ, जब मैं राब्ता करती हूँ तो एक बंदा जो कहीं हेल्प डेस्क यानी कॉल सेंटर में बैठा हुआ है, मुझे हेल्प करेगा, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो इंडिया में फोन उठाता है या पाकिस्तान में उठाता है या श्रीलंका में उठाता है। अब ये सारे कंट्रीज के नाम मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कॉल सेंटर चलते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इस तरह। उसकी वजह क्या है कि हमारा करेंसी रेट जो है उनकी निस्बत बहुत ज्यादा कम है। तो क्या है, यहाँ पर कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, बेचारों को इतना आप क्या, मैं बेचारा तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन काम चूंकि बहुत ज्यादा लिया जाता है और उनको पे कम किया जाता है, इसलिए कह रही हूँ। इतना काम उनसे लिया जाता है और जी आपको कितना दे दिया जाए, जी 15,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। लोग सुबह की शिफ्ट कर रहे हैं, लोग रात की शिफ्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, रात और दिन की शिफ्ट इसलिए कर रहे होते हैं कि टाइम जोन यानी आपका टाइम फर्क होता है। अगर अमेरिका के लोग इस वक्त सो रहे हैं, ठीक है, आप सोना शुरू करेंगे, वो जागना शुरू करेंगे, इसलिए उनको एंटरटेन कौन करेगा, उनको इंफॉर्मेशन कौन देगा, इसलिए आपके कॉल सेंटर में लोग जागते हैं, वो जाके ड्यूटी देते हैं। तो ऑफशोर हेल्प डेस्क आपने बनाए जो इंफॉर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे। आईटी हेल्प डेस्क होगा, वो आईटी के लोग आपको बताएंगे कि जी आपका अगर ये चल नहीं रहा, आपकी एलसीडी में कोई मसला है तो आप ये ऑन करके देखिए, ये दबाएं, ये देखिए, हो सकता है वही मसला हल हो जाए। और अगर मसला हल नहीं होता तो आप यकीन करें ऐसा होता है। से मैं अमेरिका में शिकागो में बैठी हुई हूँ और मैंने जब कॉल मिलाई तो वो मिली जाकर इंडिया में। इंडिया वाले ने मुझे कहा कि ठीक है, आपका कल मसला हल हो जाएगा। उसने आपका नंबर सब चीजें नोट कर ली, आपका एड्रेस नोट कर लिया है। अब क्या है कि वो वहां के करीबी सर्विस सेंटर को अलर्ट करेगा कि आप फला जगह पे आप जाइए और वहां पर उनका कंप्यूटर जो है वो जाके सेट करके आए, उसका जो भी चीज है, उसकी मशीन है, कैमरा है, उसको सेट करें, या फिर जो भी आप उनको करें, डील करें, सर्विस सेंटर में ले आए। तो ये सारी चीजें जो है वो आसान हो गई हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके अगर कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, अमेरिका में है, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहते हैं, तो आप उनको जब उनसे बात करते हैं तो आपको लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आप नेबर से बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर इतनी फैसिलिटी हो गई है कि आप अपनी वीडियो कॉल कर लेते हो और आसानी से लोगों से उनको देख भी लेते हो, उनसे बात भी कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपको जो हेल्प डेस्क की बात कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसी और कंट्री में। ये आपको मैंने एक और पिक्चर दिखाई, इसके अंदर आपको लग रहा है कॉल सेंटर में लोग कैसे काम करते हैं। वो सारे जो लोग बैठे काम कर रहे होते हैं आपके लिए, इसीलिए तो आपके बैंकों के बारे में या आपके कॉलेजों में लोग लिखा होता है, या जो भी आपकी इदारे हैं उनके ऊपर लिखा होता है हम 24/7 खुले हैं। अब 24/7 खुले हैं का क्या मतलब है, कि आप बंद ही नहीं करते? नहीं। आप क्यों खुले हैं? क्योंकि आप उनके कॉल सेंटर पे राब्ता करते हैं और वहां से ही, जैसे अभी मुझे अपना कार्ड एक्टिवेट कराना हो अपने बैंक का, या मैंने कोई मुझे अपना क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं किसी भी वक्त रात को भी कॉल करूं तो मेरे बैंक से मुझे जवाब मिलता है, क्योंकि कॉल सेंटर वाले लोग वहां पर बैठे रात की ड्यूटी दे रहे होते हैं। इसीलिए चूंकि बैंकिंग भी हमारी हर वक्त हो रही है, क्योंकि हम हमारे दिन और रात का फर्क है, तो इसीलिए हमारी जो जितने भी काम हो रहे होते हैं, ऑनलाइन हो रहे होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन बिकॉज ऑफ ये जो आपका पास टेक्नोलॉजी आ गई है उसके जरिए। उसके बाद जी हम एक और चीज है जिसने बहुत आसानी कर दी है हमारे लिए, वो है ऑटोमेटेड आंसरिंग। जो आप खुद ही आंसर मिलता रहता है, अनलेस आप जीरो दबाते हैं अक्सर, तो आप ऑपरेटर से जाके बात कर लेते हो। इसकी मिसाल आपको देती हूँ, और ये भी आईसीटी की एक समझ ले बहुत एडवांसमेंट है। अब होता क्या है कि आपके पास एक तो ये सामने आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, आपका जो है एक एक होता है मेन मेन्यू होता है और एक सब मेन्यू जो आप कीपैड यूज करते हो। यानी अगर आपने कहीं पे यानी मिसाल के तौर पर मुझे अपनी फ्लाइट का पता करना है कि मेरी फ्लाइट जो है वो टाइम पे है कि नहीं, मुझे कंट्री से बाहर जाना है फॉर इंस्टेंस, तो मैंने क्या किया है, मैंने
मुझे जो नंबर दिया गया एयरपोर्ट का, मैंने कॉल की। वहां पर खुद ही ऑटोमेटिक मुझे मेरी कॉल जो है रिसीव हो रही है और मुझे आंसर मिल रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि जी आप कि आपको यानी डोमेस्टिक फ्लाइट पे जाना की इंफॉर्मेशन लेनी है या आपको इंटरनेशनल लेनी है, उसके लिए ये वाला दबा दीजिए, हम वो दबा देंगे। फिर वो पूछेगा कि आपने मुल्क से बाहर जाने की पता करना है कि आने का पता करना है, हम वो दबा देते हैं बटन, नंबर जो जैसे जैसे बोलते हैं, और करते कराते आखिर में आपकी फ्लाइट का नंबर आप टाइप कर दो, तो आगे से मशीन आपको आंसर वही आ रहा होता है, रिकॉर्डेड आंसर, कि जी इतने बजे आपकी फ्लाइट जो है वो यानी कंफर्म्ड है, या फिर आपकी इतनी डिले है। और अगर आपको जरूरत है बात करने की, तो फिर आखिर में जाकर आप किसी पर्सन से बात करते हो। इसका फायदा क्या होता है कि बहुत बड़ा एक लोगों का, आप समझ लें, तादाद हैंडल हो जाती है बगैर किसी ह्यूमन बीइंग से बात किए। उससे पहले ही वो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पर यह मैं आपको यानी ये तस्वीर के जरिए, बेशक आप नीचे वाला पार्ट जो है ना भी पढ़े, लेकिन मैं असल आपको बता रही हूँ कि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है हासिल करते हैं। फिर एक और चीज है जो कि हमारी ऑनलाइन या इंटरनेट के हवाले से जो हमें बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, वो है ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आपका क्या है, आपने जितना भी आपका बिजनेस है उनका वो कंडक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के ऊपर। आप इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हो, आप अपनी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो, आपके वहां पे हो जाता है आपका ऑर्डर, और आपको ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारी जगहों पर, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि आप जब ऑर्डर करती हैं तो वो ऑन डिलीवरी आपसे पेमेंट लेते हैं, ऐसा भी है। और अगर आप बाहर के कंट्रीज में ज्यादा से बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कंपनीज मशहूर हैं जहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं, अमेजोन जैसे हैं, तो आप देखते हैं कि लोग जो हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, आप उसके जरिए करते हैं। तो ई कॉमर्स में ना सिर्फ आप खरीदारी करते हो, बल्कि आप बिजनेस बड़े बड़े करते हो। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ चीजें खरीदती है, वो उसका सप्लायर है, वो है। आप रिटेलर को अपनी चीजें बेचते हो, आप इस तरह करते हो। तो आप एक बहुत ही बड़ा बिजनेस भी ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे होते हो। और उसके बाद वो अलग बात है, वो आपको आपके जो आईटी जब आप पढ़ेंगे तो, या आप पढ़े होंगे, वो आपको बताएंगे कि आजकल बहुत सिक्योरिटी इसके ऊपर रखी जाती है, जिसमें आप एक यानी सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए आपका जो डेटा है या आप जो भी चीजें, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है वगैरह वगैरह, वो कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है, उसको आपने उन्होंने उसको सिक्योर किया होता है। तो अब ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसको आपको शॉपिंग कार्ट नजर आ रहा है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, यू गो फॉर शॉपिंग कार्ट, चीजें डालते जाते हो जो जो चाहिए तुम्हें, फिर वो नीचे से आपको बताता है तुम्हारा टोटल ऐसा इतना हो गया है, यू वांट टू गो अहेड फॉर दैट। इसी तरह इवन आप फूड ऑर्डर करते हो, तो आपकी फूड पे भी ऐसे ही आपकी शॉपिंग कार्ट आती है, और जितनी चीजें आपको उसमें डालनी है आप डाल लेते हो, और फिर आप उसको यानी आपका ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है और चीजें आपको डिलीवर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही, आप देखा जाए तो इतनी आसानी वाली बात हो गई है। उसका फायदा कहते हैं कि बहुत ज्यादा इन द लॉन्ग रन ये होगा कि ज्यादा लोगों की हैसल फ्री शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब इतनी शॉपिंग अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं, तो सड़कों पे तो इतनी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत बुरा हाल है। अभी हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैं लाहौर में हूँ, तो हर वक्त रोड्स जो हैं वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक हर आए दिन बढ़ती जाती है कि समझ नहीं आती कि बंदा कौन सी रोड पे जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत फ्लाईओवर्स हैं, बहुत सारी जो हैं यानी अ, यानी आपको फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रश है यानी रोड्स का। तो ये मैं वैसे ही बात करी हूँ आपसे कि ऑनलाइन जो है वैसे बिजनेस पॉपुलर हो गया। फिर एक चीज थोड़ी सी, बिफोर आई कंटिन्यू, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना जरूरी समझूंगी कि आईसीटी ने बहुत फायदे किए, लेकिन आईसीटी के कुछ चैलेंजेस भी है। वो पता क्या होता है, सबसे पहले चैलेंज ये है, जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको लिख रहा है बेसिक स्किल्स। हर पर्सन के का मसला ये नहीं है, हो सकता कि हर बंदा जो है आईटी की पूरी स्किल्स रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा। आप जो सुन रहे हैं,
आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हर चीज के लिए आप इतने ज्यादा जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो आपको प्रॉब्लम आती है। स्पेशली अगर आप आईटी के पर्सन नहीं हो, आप आईटी पीपल नहीं हो, तो फिर क्या है, आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है। दूसरा है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का इशू कहाँ आता है, जब आप कनेक्टिविटी वेरी करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वहां जो स्पीड ठीक है, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन जहां से आप कनेक्ट हुए होते हो उनका ठीक नहीं है, या फिर इसी तरह आपका नहीं है तो उनका ठीक है, तो ये भी काफी मसाइल है। फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, आपको एक्सपोजर नहीं है ज्यादा चीजों का, और आप इसके बाद एक सबसे बड़ा पता क्या चैलेंज है, वो है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। होता क्या है कि आपने सबसे पहले अपने तमाम सिस्टम्स को यानी स्टार्ट किया। मिसाल के तौर पर हमने सॉफ्टवेयर नए लगाए, हमने सारा कुछ जो है उस पर इन्वेस्ट किया है, और हमारे पास सारा जो है इंटरनेट के ऊपर हमारी फैसिलिटी हो गई है, हम काम करते हैं अपने ऑफिस में। फिर क्या होता है कि हर दफा अपडेट जो है वो होती रहती है। उसके लिए आपको डेफिनेटली जो आपके सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर्स होते हैं, उस वो आकर आपके इसको अपडेट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। फिर उसके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, वो पुराने हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, उसकी जगह आपको चेंज सारा करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ कंट्रीज के बारे में मशहूर है, जैसे दुबई के बारे में मशहूर है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी ऑफिस के लिए बाजू का, तो उनको सिंपल सिंपल अगर कंप्यूटर्स चाहिए तो वो जाकर वहां पर ऑर्डर करते हैं, तो उनको सेकेंड हैंड बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब उनके पास नए होते हैं तो वो सारे पुरानों को फारिग कर देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा खर्चा है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग पहले फोन को यूज करते थे, अब हर दफा एक नया फोन आ जाता है, हर थोड़ी देर के बाद एक नई उसकी यानी वर्जन आती है, उसमें ये आप कहते हैं जी क्वालिटीज हैं, तो आप कहते हैं नहीं मुझे पुराना फोन नहीं, मुझे नया फोन चाहिए, उसके अंदर ये नहीं होता, मेरे फोन में ये होता है। तो लोग आपको क्या करते हैं कि आपको प्रोवोक करते हैं कि आप इस पे इन्वेस्ट करें। तो ये एक रोज का काम है। तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसे कहते हैं सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट, बाद में आने वाली इन्वेस्टमेंट, वो आपकी रहती है। वो एक बहुत ही अपडेट रखना अपने आप को एक बड़ा ही, आप समझ लें, चैलेंज है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और फिर वो एक और प्रॉब्लम भी है कि कुछ लोग जो ज्यादा एज के होते हैं वो सीखने से घबराते हैं, एक ये भी प्रॉब्लम है। अब आपको जैसे ये हम काम की बात पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मैं आपको जो नोट्स भेजूंगी वो सिर्फ वो होंगे जिसमें से आपको पेपर में सवाल आएगा। तो अभी थोड़ा सा ये एक्सपोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यही है कि अगर मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बात करूंगी तो आपको वो बातें उस तरह से समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ जिस जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारी होती है। आपने देखा है, तस्वीरें भी देख रहे हैं तो बस जैसे फनी भी लग रही है। जैसे आप एक खत डाला जा रहा है, आपको ऊपर नजर आ रहा है कि एक खत जो है भेजा जा रहा है उसकी स्क्रीन के अंदर से, यानी ईमेल करना। तो सबसे पहले ईमेल आप करते हैं, और आप कनेक्ट हुए हुए वाईफाई के जरिए, और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ आप कनेक्टेड होते हो, ईमेल करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, इसकी मैं आपको भी बात बताऊंगी, इसको मैं आपको नोट्स में बताऊंगी। टेक्स्ट मैसेजेस आपके कोर्स में है वो करते हैं। उसमें आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा आपके पास जो इंस्टेंट मैसेजेस हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह, उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ई कॉमर्स की बात, आपके ये भी सिलेबस में है। फिर आपकी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है जिसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन चैट रूम नहीं है, सोशल नेटवर्किंग भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें जिक्र आपके साथ करेंगे क्योंकि इंटरनेट आपके टॉपिक है, इंटरनेट और इंट्रानेट दो टॉपिक्स हैं। फिर एक टर्म हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे, ब्लॉग्स। इसका जिक्र मैंने पहले भी आपको रिपोर्ट्स पढ़ाते हुए किया था कि लोग अपनी ब्लॉग्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब आप पहले पता क्या होता था, जब इंटरनेट थोड़ा पॉपुलर होने लगा तो ब्लॉग्स पता क्या होते थे, लोगों ने ना ऑनलाइन जैसे एक जर्नल होता है, रिसाला, उसकी तरह ब्लॉग्स बनाए, या आप समझ लें कि एक डायरी के तौर पर ऐसे उन्होंने बनाया। लेकिन अब ब्लॉग्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, अब सारा कुछ लोग कमर्शियल करते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको आर्ट ब्लॉग नजर आते हैं, आपको और बहुत सारे, जैसे MP3 है वो भी एक ब्लॉग है जो म्यूजिक के लिए आपकी फाइल्स वहां पे होती है।
तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं वो पॉपुलर हैं, जो कि अदर देन आपका बिजनेस चलाते हैं। खैर MP3 इज ऑल्सो बिजनेस, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर वेबसाइट्स हैं, आप कंपनी कोई बनाते हैं तो कहते हैं जी आप अपनी वेबसाइट बनवा ली है, लोग पूछते हैं, कहते हैं जी जी हमारा काम हो रहा है। वेबसाइट आप बनाते हैं, आपको डोमेन नेम दे दिया जाता है, आप डोमेन नेम आपका एड्रेस होता है जिसके लिए ऑनलाइन लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, मैसेज बोर्ड होता है या डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है और ना ही इस पे हम बात करेंगे। और न्यूज ग्रुप्स होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो चीजें आपके सिलेबस में है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आपको जी, जैसे मैंने कहा था, आज बहुत लाइट टोन में पढ़ेंगे। अब आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको क्या बात बताने लगी हूँ। ये है कि इंटरनेट आप तक कैसे आता है। आपको पता है कैसे आता है? इंटरनेट समंदर के नीचे केबल्स डली हुई हैं, फिजिकल केबल्स, या जादू तो नहीं होता, उसके जरिए आपको इंटरनेट जो है वो ट्रांसफर होता है, उसका डेटा ट्रांसफर होता है। और इसीलिए जो ये जो आपके नीचे केबल नीचे आ रही होती है, डीप सी इंटरनेट केबल्स, वो एक से ज्यादा होती हैं, ताकि अगर एक जगह बाजू का तो होता है ना कि पूरा ही इंटरनेट नहीं आ रहा होता, पीछे से कहते हैं खराबी है, वो यहाँ पे खराबी आती है। और आप देखिए कि ये कोई आसान काम नहीं होता, यहाँ पे लोग जाकर उसको करते हैं, फिक्स होती हैं चीजें। तो ये एक जो है ज्यादातर यानी इंटरनेट के जरिए ये कनेक्टिविटी है। और इंटरनेट केबल और सारा कुछ ये सिस्टम्स हैं जिसके जरिए वो आते हैं। और इसके बाद आपका ये सारा उसके अंदर दिखाया गया है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए सारा बता रही हूँ। अब मैं आपको ये गूगल क्या है, आपके पास हर वक्त आप गूगल करते हैं, लोग गूगल को गूगल अंकल भी कहते हैं, पता है आपको? लोग कहते हैं गूगल अंकल से पूछ लो, और गूगल अंकल आपको बता देता है कि कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मजे की बात पता क्या है, लोग गूगल अंकल को तंग करते हैं ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी के लिए कम ही कोई करता है। तो गूगल जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको अगर टाइम मिले तो आप गूगल का ये डेटा सेंटर की एक तस्वीर मैंने आपको भेजी है, गूगल डेटा सेंटर की वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर। आप जरा देखिएगा कि गूगल डेटा सेंटर में काम कैसे होता है, कैसे स्टोरेज है वहां पे, उसका डेटाबेस कैसे है, ये सारा कुछ जो है आप वहां पे देखेंगे तो आपकी, कहते हैं ना, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ऐसे है। मिसाल के तौर पर ये आपको पिक्चर में अलमारियां अलमारियां नजर आ रही हैं। असल में अलमारियों के अंदर एक खाना जो बना है, ये एक सर्वर है, एक खाना एक सर्वर है जिसके ऊपर इतना डेटा है। और वो अपडेट करते हैं, अगर वो चीज खराब होती है उसको वो जाया कर देते हैं और सिक्योर कर लेते हैं कि कहीं डेटा जो है वो इधर उधर ना हो जाए उनका। इसके अलावा एक सिस्टम है इनके अंदर, आपको पता हो अगर, कि डेटा सेंटर्स जितने भी हैं, जो और भी वेबसाइट्स, जिन लोग जो लोग वेब होस्ट होते हैं, इवन पाकिस्तान में बाहर वेब होस्ट हैं, वो डेटा सेंटर जो है उसकी मेंटेनेंस बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर गूगल डेटा सेंटर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो कैसे? कि यहाँ पर जी पूरा एक सिस्टम है जिसमें पानी पाइप्स के थ्रू आता है अंदर, और बाहर पानी जो है गुजरने के बाद जब बाहर बिल्डिंग के जाता है तो वो इतना हीट अप हुआ होता है पानी मशीनों के गर्मी की वजह से, और वो जाके बाहर उसको ठंडा किया जाता है और फिर वो वापस दूसरे सिस्टम में ठंडा आकर शफल करता रहता है। और उन्होंने उसमें बताया है वीडियो में कि हमने 2-3 दफा ये अपना सिस्टम चेंज किया है। तो इस तरह से आपको जो है कनेक्टिविटी आपकी गूगल से होती है, और आपको जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके हैं जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, और वो सर्वर से दूसरे सर्वर पर आकर फिर आपके पास जो डेटा है, आप जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको, चाहे वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, रिटर्न फॉर्म में है कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट है, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर आपको दिखाई देता है। जी। अब आपका एक सवाल जो आपके सिलेबस का है, उसमें उन्होंने कहा है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट, पूछा है। अब हम आपको ये बता देते हैं, एक इसके अलावा एक तीसरी टर्म है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अब आप देखिए किस तरह से ये नीचे जो ब्लॉक लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। राइट साइड पे लिखा है इंटरनेट यूज्ड टू एक्सेस ग्लोबल इंफॉर्मेशन and for instant communication by anyone, anywhere, anytime.
आप किसी से राब्ता कर लें, किसी से भी, जो जिसको आप जानते हैं, तो आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हो। और आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसियां, जिसे मर्जी, जैसे मैंने अभी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पता करना है, तो मैं उनसे राब्ता करूंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो, मैं कोई इंसान हूं, मैं किसी भी इंसान से बात कर सकती हूँ, इंटरनेट है। लेकिन इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट इंटरनल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी है। जैसे आप अगर एक कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी में मैं अगर किसी और पर्सन से बात करती हूँ, जैसे मैं एक ब्रांच में हूँ और मैं हेड ऑफिस में बात करती हूँ, तो मैं इंट्रानेट के थ्रू एम्प्लॉय से बात करूंगी, ठीक है, इंट्रानेट के थ्रू। और हमारे पास अपना एक सिस्टम है जिसके जरिए हम कनेक्टेड होते हैं। तो इंट्रानेट इज विद इन द कंपनी। और जरूरी नहीं कि कंपनी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर ही है, इस्लामाबाद के अंदर ही है। ये कंपनी का, अपनी कंपनी मुल्क से बाहर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इंट्रानेट कहलाएगा। और ये बात जरूरी है कि आपने अगर लोगों से बात करनी है तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन तो आपको चाहिए, लेकिन आप इंट्रानेट के थ्रू आप लोगों के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ कनेक्ट होते हो। और यहाँ पर नीचे वाले ब्लॉक में लिखा है लेफ्ट साइड पे, connects with an organization. Internet generally make company information accessible to employees and facilitate group activities different. हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बस ये दो ही चीजें आपको पेपर में आएंगी। इंटरनेट है ग्लोबल, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, और इंटरनेट है विद इन कंपनी, इंप्लॉइज के साथ आप बात करते हैं, किसी भी लेवल के। एक टर्म है एक्स्ट्रानेट। उसमें क्या होता है कि आप अपने सप्लायर, पार्टनर्स, कस्टमर्स के साथ आप क्या करते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी दे देते हैं। तो आपकी कंपनी के वो जो स्ट्रक्चर होता है ना आपकी कंपनी का, उसके अंदर वो फॉल नहीं करते, वो आपके स्ट्रक्चर के बाहर होते हैं लोग, लेकिन आप उनके साथ कनेक्टेड होते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। ठीक हो गया? तो ये आपका जो है इंट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट, ये आपको मैं नोट्स के ऊपर भी आपको भेज दूंगी। फिर इसके अलावा एक और थोड़ा सा कंपैरिजन है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का। इसमें लिखा है इंटरनेट कनेक्ट यूजर्स इन कंपनी, शेयर्ड नेटवर्क होता है, सिंगल कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एंड डोंट नीड सो मच सिक्योरिटी। इसमें नहीं जरूरत, क्योंकि इंटरनेट आपस में ही कनेक्टेड लोग होते हैं। जबकि एक्स्ट्रानेट कनेक्ट यूजर इनसाइड आउटसाइड द कंपनी, डेडिकेटेड फिजिकल लाइंस होती हैं, मल्टीपल कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, रिक्वायर मोर सिक्योरिटी। फिर वही बात है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए आपको लिखा है, मैं आपको वो वाला मटेरियल नोट्स में दूंगी जो आपने पढ़ना है, किसके लिए, एग्जाम के लिए। और ये मैं इसलिए ऐसे ज्यादा चीजें बता दिया करती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मेरे से ज्यादा या इस स्लाइड से भी ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि आप आईटी से ज्यादा हो सकता है आपका इंक्लाइंड हो, या आपको आता हो, या आपका काम ही आईटी से रिलेटेड हो, तो फिर उन लोगों को इन चीजों का ज्यादा पता होता है। तो इस तरह उनको भी समझ आती है, उनका हक है कि उनको भी समझ आनी चाहिए, ज्यादा ऐसी बात कर लेनी चाहिए। तो लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो चीजें आपको चाहिए और जितना आपको चाहिए वो हम आपको जरूर बता देंगे। फिर एक चीज आपने सीखनी है, www ये क्या है। आप जो भी देखते हैं उसके साथ ये लिखा हुआ आता है ना। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब है, अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड इंटरनेट के थ्रू, वाया इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करते हो। मैं भी आपको ये बताती हूँ ये क्या है। जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ पेजेस। अब गौर कीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब एक, समझ ले, एक नेटवर्क है, एक जिसमें पेजेस हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, साउंड है, वो सारे के सारे आप व्यू कर सकते हो। किसके जरिए? यूजिंग ब्राउजर सॉफ्टवेयर। एक ब्राउजर सॉफ्ट के जरिए एक ब्राउज आप करते हो, और फिर आपके पास एक पेज जो है वहां पे आ जाता है, आपके पास लिंक हो जाता है, आपके पास डाउनलोड हो जाता है, आप उसे देख सकते हो। उसके लिए आपके पास ब्राउजर्स क्या है? आप सबके पास कोई ना कोई ये ब्राउजर है जिसके जरिए आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा हम लोग कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का करते हैं, ओपरा है, एप्पल सफारी है। ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर्स। ब्राउज क्या का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो वेब को ब्राउज करना, यानी आप वेबसाइट जो है उनको एक्सेस करते हैं इनके थ्रू। इसके बाद है जी, एक चीज है हाइपरटेक्स्ट HTML। क्या होता है? जब इंटरनेट की हम बात करते हैं
तो हम HTML की बात करते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। ये वो लैंग्वेज है जिसके जरिए सारी कुछ लिखा जाता है। जो भी ऑनलाइन आपके जो पेजेस बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो स्टोरेज में चले जाते हैं, उनकी इमेजेस हैं, फॉर्मेटिंग होती है, सारा कुछ HTML के थ्रू करते हैं। और जाहिर बात है जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, डिजाइनर्स हैं, दे लर्न दैट लैंग्वेज एंड दे वर्क ऑन इट। अब इस पर एक और चीज है, हाइपरलिंक क्रिएट करना। आप सारों को हाइपरलिंक का पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन सिर्फ आपको, यानी आप इस्तेमाल करते हो लेकिन शायद आपको इसका ये चीज नहीं है कि अच्छा ये हाइपरलिंक होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, सारा कुछ छोड़कर एक सिर्फ बात सुनिए। आपके पास राइट साइड पे किटन बने हुए हैं, जो कैट के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किटन उसको बोलते हैं। उसकी लेफ्ट साइड पे ना एक आपको ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हाथ का निशान है। हाथ का निशान है, ये हाइपर लिंक है। आपने एक पेज खोला, गूगल सर्च किया, आपको एक पेज मिला। उस पेज पर आप किटन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, ठीक है? तो एक इंफॉर्मेशन आती है, किटन्स आर नॉट टॉयज, दे हैव नीड्स एंड फीलिंग्स, डू नॉट गिव देम एज प्रेजेंट्स। यानी किटन को लोग आमतौर पे कहते हैं ना, पेट्स प्रेजेंट के तौर पर देते हैं। तो लोग इसके ऊपर नाराज हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कोई टॉय नहीं है कि तुम प्रेजेंट के तौर पे लोगों को उठाया और दे दिया कि ये लो, इससे खेलो। तो अब सुने बात, ये क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक पेज खोला, उसमें एक लफ्ज, टेक्स्ट उसका चेंज हुआ है, ब्लू ब्लू कलर का टेक्स्ट है, ठीक हो गया? या उसके नीचे लाइन होगी। जब आप अपना कर्सर, अपना माउस हिलाएंगे और वहां पर जाएगा, तो आप उसको क्लिक करेंगे, वो क्लिक लेगा। जब वो क्लिक लेगा तो इसका मतलब है कि आपने नॉक किया है किसी दरवाजे पर, जैसे नॉक नॉक, तो अगला दरवाजा खुल जाएगा। तो क्या होगा, वो क्लिक करेगा तो एक पेज खुल जाएगा, और वो पेज के ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर किटन्स है, किटन की पिक्चर आ जाएगी, या किटन्स क्या होते हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। मिसाल के तौर पर मैं विकीपीडिया किसी के बारे में पढ़ रही हूँ, मैंने कहा जी फला पर्सन जो है वो ये है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई कलर चेंज हुआ हुआ है। इसका मतलब है मैं क्लिक करूंगी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो लेगा। अब नया विकीपीडिया खुल गया, वो किस पर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे, ठीक है? तो आप यूं समझ लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक सर्कल में आपने पेस्ट किए हुए कागज, और आप एक से दूसरे पर घुमाते हो तो पीछे वाला कागज आपके आगे आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज नजर आती है जिस पर आपने क्लिक किया होता है। वो आपका क्लिक एक्सेप्ट करता है। उस चीज को हाइपरलिंक कहते हैं। अब हाइपरलिंक क्या है? जो लिखा है ना, व्हाट इज अ हाइपरलिंक, ब्लू कलर से, उसके नीचे रेड कलर में लिखा है अ लिंक फ्रॉम एन इमेज, बटन और हाइपरटेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज, वेब पेज और अनदर। उसको हाइपरटेक्स्ट मीन कि उसको आप यानी कर देते हैं, आप उसको सेपरेट करके लिखते हो, और उसको आपने यानी उसके वो आपका क्लिक लेगा जिसमें नया पेज खुल जाएगा, ठीक हो गया? तो आपका हाइपरलिंक जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ बटन और एनी आपका क्लिक लेगा, आपके कोई डिफरेंट फॉर्मेटिंग है जिससे कि आप नया पेज खोलेंगे। इसके बाद आपको ये हाइपरटेक्स्ट का वैसे एक और पिक्चर है, इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि आपने एक पेज खोला, उस पे हाइपरटेक्स्ट लिखा था, वैसे ही लिखा हुआ इसके अंदर। हाइपरटेक्स्ट को जब क्लिक किया तो वो एक नई हिस्ट्री आपको खोलेगा, और जितना मर्जी आप पेजेस को खोलते जाओ आपको इंफॉर्मेशन आती जाएगी। उसके बाद हम आपको एक एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे। जैसे ईमेल एक एप्लीकेशन है, www एक एप्लीकेशन है, और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। आप इंटरनेट ब्रॉडकास्ट करते हो, वो भी एक एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं which allows website visitor to submit data to a database, एक पूरा डेटाबेस स्टोरेज के अंदर रखो, और रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, या फिर उसमें से हासिल करो, या रख दो, या हासिल करो, या जनरेट करो, या फिर आप वहां से लेकर पढ़ो। तो ये सारा कुछ जो है, दिस इज एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपने देखा है ईमेल भी एप्लीकेशन है, आपके पास जो है पूरा डेटाबेस है। आपके पास देखो, अगर आप एक ईमेल लिखते हो किसी को तो वो पड़ी रहती है, सेंट वाले फोल्डर के अंदर पड़ी रहती है, ऐसे ही है ना?
और जो मुझे अगर ईमेल आती है तो वो मेरे इनबॉक्स में पड़ी रहती है। अगर वो मेरा जानने वाला नहीं है तो ईमेल जो है वो आती है मुझे जंक में चली जाती है, ठीक है? तो आप उसको उसमें पड़ी रहती है। अगर मैंने कुछ ईमेल्स आई हैं और मैंने अब उनको डिलीट करना चाहती हूँ तो वो डिलीट कर देती हूँ, उस फ़ोल्डर में पड़ी रहती है। तो यानी आपकी एक्सेसिबिलिटी है, या आप लिख कर डाल देते हो, तो या फिर उसमें से हासिल रिट्रीव करते हो, हासिल करते हो। इसी तरह डब्ल्यू आप पेजेस जो हैं वो बनाना, करना, इसका लिखा हुआ है किलर एप्लीकेशन, यानी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और कुछ एप्लीकेशन जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे और आपको समझाएँगे, ठीक है? तो आई बिलीव कि ये आपको इतना शायद बोरिंग लग रहा हो, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, आपको इसका पता भी होना चाहिए, इसलिए आपको ये चीज़ मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हटकर कि अभी मैंने एक्चुअली मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करवाना था ना, वो मैंने आपको करवाना था मीटिंग्स के ऊपर। मीटिंग्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, एजेंडा कैसे होता है, यानी ग्रुप्स की जो डिस्कशन है उसके ऊपर एक टॉपिक था। अब ये जो मैं आपको टॉपिक्स अभी तक पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक्स हैं। कुछ तो मैंने तरतीब में आ रहे थे पढ़ाती गई हूँ और कुछ तरतीब से हट गए हैं थोड़े से। लेकिन आप इस चीज़ से घबराएँ नहीं। आपके पास सारे नोट्स आए जा रहे हैं, आपके नोट्स की नंबरिंग होती है, सेट 1, सेट 2 करके आते हैं। मैं आपको जब रिवाइज़ भी कराऊँगी कुछ चीज़ें तो आपको बताऊँगी किस सेट से आप इसको दोबारा से करेंगे। और ये भी बताती चलूँ इसके अलावा कि आपको फिर मैं एंड में यानी कुछ देर के बाद आपको मैं सिलेबस आउटलाइन आपको दिखाऊँगी, ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रहे कि कौन-कौन से हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और कौन-कौन से हमारे रह गए हैं और इन टॉपिक्स में मज़ीद हमने क्या काम करना है, वो मैं आपको सारा बता दूँगी। और मुझे इस चीज़ की मैं बात थोड़ी हट गई हूँ टॉपिक से, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली है कि आपको रिपोर्ट लिखनी सिखा दी है और लेटर लिखना सिखा दिया है। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको इतने ज़्यादा आपके पास सिनेरियो हैं, आप अपनी आईसीएमए की जो बुक है उसको खोल के देख लो, आपके पास जो कैप्लन है उसके अंदर देखो, आपको बहुत से सिनेरियो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी जाकर वेबसाइट के ऊपर आपको डाउनलोड हो जाएँगे पुराने पेपर, जब आपको पेपर आया करते थे, मसलन बिज़नेस इंग्लिश के पेपर पड़े होंगे, जब आपके पास ऐसा पेपर आता था 3 आवर्स का, जिसमें आपने ग्रामर भी करनी होती थी और आपने लेटर्स भी लिखने होते थे। फिर आपके पास प्रेज़ेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से भी पुराने पेपर आए हुए हैं। आपको मैं बता रही हूँ, आप उसमें से जाके निकालो और आप देखें कि उसमें भी बहुत सारे लेटर्स आए हैं एंड यू कैन वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आप सारे लेटर वाले नोट्स ही पढ़ लोगे, तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर प्लीज़ कर लें और इसके अलावा मैं आपके साथ जो है कुछ लेटेस्ट जो है एंड में जाकर ऐसे लेटर्स भी शेयर कर लूँगी, जैसे कि सीए में आए हुए हैं, वो तो वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि आईसीएमई की वेबसाइट पर जो आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर आ रहे हैं, आप चेक कर लें अपने मैनेजर्स वग़ैरह से बात करके कि क्या वो एक्सेसिबल हैं, कि जैसे अभी कौन-सा सिनेरियो आया था, क्या आप उसको यानी देख सकते हैं किसी तरह से? तो आपको फिर इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कैसे सवाल आएँगे। तो ये सवाल 2 तो आपने सबमिट कराने हैं और बाकी आपके एमसीक्यूज़ हैं और मैं आपको इन एमसीक्यूज़ के लिए खुद भी हेल्प करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, आपके पास बहुत दिन होते हैं। आप आज से भी ये सोचिए ना कि मैं पहले बड़ा केयरलेस रही, मैं आज से अपना रिविज़न शुरू कर दूँ। पिछला जो है उसको पढ़ना शुरू कर दूँ, आप नोट्स पढ़ना शुरू कर दूँ, स्लाइड्स देखूँ, तो आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी बेशक कैप्लन की बुक है उससे पढ़ लें, नोट्स पढ़ें, नोट्स भी काफ़ी हैं और आईसीएमए की जो बुक है उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़कर भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए आपको नोट्स बना दिए जाते हैं। तो ये आपको बता रही थी। इसके बाद एक और चीज़ आपको जो बतानी है नेक्स्ट है, अक्सर आपने सुना होगा लफ्ज़ सर्वर, कि ये जी वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है? कंप्यूटर है या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। वो क्या है? सारे वेब पेजेस को स्टोर करते हैं, फाइल्स को स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो उसको आप वेब सर्वर कहते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ वेब सर्वर? अ कंप्यूटर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड टू स्टोर वेब पेजेस, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग these pages available to be reached through वेब ब्राउज़र्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया, वेब ब्राउज़र्स के थ्रू आप पेजेस पे एक्सेस करते हो।
इसके बाद ऑफरिंग डिफरेंट सर्विसेज टू कस्टमर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ये वेब सर्वर जो है आपको यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ पर ही कि आपका सिस्टम है, योर सिस्टम रनिंग अ वेब ब्राउजर के थ्रू आपने ब्राउज किया है उस पेज को सर्च करके, और वो सर्वर मशीन जो है उसके अंदर वो है, वो आपको डाउनलोड एक्सेस आपको लोकेट करेगी पहले कि कहाँ से मुझे आया है, और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपका कंप्यूटर कैसे लोकेट हो सकता है। तो वो वहां पे रिक्वेस्ट जाती है और आप उसके जवाब में पेज जो है आपके ऊपर नजर आ जाता है आपको, और जैसे ही और सेकंड्स के किसी हिस्से में ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह सर्वर के जो है सारा कुछ आपके ऊपर डाउनलोड होता है। इसी तरह ही बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईमेल आपको आ जाती है या गेम आप कोई खेलते हैं, वो इसी तरह ही सर्वर जो है, जो स्टोरेज है आपका कंप्यूटर, वो आपको प्रोवाइड करता है। अब ये एक सिस्टम मैंने आपको दिखाया कि एक वेबसाइट है, उसकी फाइल्स हैं, और वो वेब सर्वर उसका होस्ट है, इंटरनेट के थ्रू आपको वो फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें जो है मिलती हैं, आप ब्राउज करते हो और वो इंटरनेट कनेक्शन जो आपका है उसके थ्रू आपको चीजें आपके पास आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक मिसाल दी है मैंने गेमिंग की, जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। एक तो या आप गेम सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो या फिर पोर्टल सर्वर से। ये आपको अगर सिस्टम की जिस दिन को समझ नहीं आई कोई बात नहीं है, ये बस एक एग्जांपल थी। तो इस तरह से भी आप कनेक्टेड होते हो और बहुत सारे लोग आपके साथ ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा एक और होता है फाइल जो है होस्टिंग सिस्टम होता है, जिसमें फाइल स्टोरेज हुए है। आप अगर जब आप करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जिसे आप ऑनलाइन स्टोरेज कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये आप नीचे वाली सिर्फ पिक्चर देखें, जिसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। जैसे वन ड्राइव है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वन ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। वहां पर आप क्या करते हैं, अपना पेपर, अपना डॉक्यूमेंट, अपनी फाइल को वहां स्टोर कर सकते हैं। इसकी मैं आपको आसान तरीन मिसाल ये देती हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे आपने एक फाइल भेजी अटैच करके मेल के साथ। ठीक है, मैं उसको खोलना चाहती हूँ। वो जब मैं खोलना चाहती हूँ तो मुझे ऑप्शन देगा, क्या मैं इसको क्लाउड में यानी रहने दूं, या मैं इसको स्टोर कर लूं या डाउनलोड कर दूं आपके कंप्यूटर पर। अगर मैं उसको क्लाउड स्टोरेज में रहने दूं तो वो मेरी जो हार्ड डिस्क है हमारी, या आपका जो डेटा वहां पे आपका यानी भर जाएगी, वो वहां पे अ, ज्यादा क्या करेगी, यानी ज्यादा उसका ऑक्यूपाई नहीं करेगी जगह। तो बेहतर होता है बहुत सारी फाइल्स जो होती हैं वो फाइल स्टोरेज में रहती हैं, क्लाउड स्टोरेज में रहती हैं, आप एक्सेस कर सकते हो और दुनिया में कहीं भी चले जाओ। ऐसे आप अपना ईमेल पढ़ सकते हो, वो भी एक सॉर्ट ऑफ कह लें फाइल स्टोरेज ही है। आप ईमेल पढ़ सकते हो, क्लाउड स्टोरेज है। इसी तरह आप अपनी रखी हुई फाइल्स को, आपके डॉक्यूमेंट्स को आप वहां से क्या कर सकते हैं, इजीली लोगों को भी दिखा सकते हैं और खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो कि कोर्स के अंदर थोड़ा सा इसका जिक्र है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आईपी एड्रेस एक होता है जिसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ये 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का होता है। 4 डिजिट्स के अंदर जहां एरो नजर आ रहा है आपको, 3 डॉट्स आते हैं, और उसका जो क्या किन डिजिट्स पर शामिल होता है, 0 से 255 तक। तो आपको इसके अंदर जब आप किसी भी वक्त अपना एक गैजेट इंटरनेट से कनेक्टेड करते हो, तो आपको ये वहां पे आईपी एड्रेस जो है, बहुत सारे आप लोगों को पता है कि वो आपको आपको जो है वो समझ ले एक इशू हो जाता है, और इसी आईपी एड्रेस के जरिए आपको लोकेट किया जा सकता है। यही आईपी एड्रेस है जो जिसके थ्रू आप जहां पे भी इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, आपका वो उसके साथ कनेक्शन हो जाता है, और वो आपको रीड कर लेता है और आपको वो यानी आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये आपको एक छोटा सा ये है कि आप इसके साथ ही, और आपको पता होगा कि जितने भी अगर जो भी लोग होते हैं ना सिक्योरिटीज में होते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग होते हैं, वो भी आपको इसके थ्रू कनेक्ट आपके साथ यानी आपको ट्रेस कर सकते हैं। कोई पर्सन है, खुदा ना खासा लोग जो जुर्म करते हैं, उन्होंने किस नंबर से कहाँ राब्ता किया था, वो सारा का सारा इसके जरिए लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई एक बड़ी बात नहीं है,
ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी देखें कितने क्राइम्स होते हैं, यू नेवर नो ये क्यों होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो है इसके जरिए हम कर सकते हैं। इसके बाद जी आपको एक और इंटरनेट से मुतालिक चीज और है, वो है आईएसपी। आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी वो वाली कंपनियां, वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको इंटरनेट एक्सेस देती है। आप अपने घर में एक मॉडेम आपका लगा हुआ है, आपका वाईफाई सिस्टम है, आप उसके जरिए जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो, मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं कनेक्टेड है, और उसके लिए पीटीसीएल वेरी कॉमनली यूज्ड है। इसके अलावा बहुत सारे वाई ट्राइब, वतीन, ये सारे जो हैं ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इसके बाद आपने ये चीज आप देखिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको डिफरेंट तरीके से, जैसे कॉपर है, फाइबर ऑप्टिक है, सैटेलाइट के जरिए, डीएसएल के जरिए आपको कनेक्ट देते हैं कनेक्शन, और क्लाइंट जो है वो इंटरनेट जो है वो यूज करता है। इस तरह से आप एक पिक्चर के जरिए आपको दिखाया गया है कि आप कनेक्टेड होते हो, ठीक है। इसके बाद डोमेन नेम क्या चीज है? डोमेन नेम आपको, जो लोग इंटरनेट या वेबसाइट्स या वेब होस्टिंग से की बात करते हैं उनको ये पता होना चाहिए। आपका डोमेन नेम एक यूनिक नेम है जो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। लोग आपको, जैसे मैं अगर वही बात है sony.com डालूं तो मुझे उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। आपने आईसीएमए की वेबसाइट पे गए, आपने आईसीएमए का लिखा, आपको वो ले जाएगा आपको वेबसाइट पर। तो ये डोमेन नेम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोगों को खत लिखते हैं हम और उनको स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं, उनके घर का पता लिखते हैं जिसे आप स्ट्रीट एड्रेस कहते हो, उसके जरिए खत उनको चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों के साथ कनेक्टेड फौरन के फौरन हो जाती है। ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो डोमेन नेम ज्यादा लेते हैं ताकि ज्यादा लोग, अगर कस्टमर उनको एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो इजीली उनके लिए एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो इंटरनेशनल आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, व्हाट दे डू, वो आपको उनके डोमेन नेम जो हैं वो उनके अपने इलाकों से मुतालिक भी होते हैं। जैसे डॉट पीके है तो पाकिस्तान से एक्सेस आपकी हो जाती है, डॉट यूके है तो वो यूके वाले लोग जो हैं वो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है डिफरेंट आपके जो है एक्सेसिबिलिटी, ताकि कस्टमर्स का रश ना पड़े और उसको इजीली चीजें डाउनलोड हो सके या वो वहां तक पहुंच सके। और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने लिखा है, इस पर आपको पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा। लेफ्ट साइड पे लिखा है कि आपको जब लिखा होता है ईडीयू, तो edu.pk, तो आपका ईडीयू का मतलब है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जीओवी लिखा होगा तो गवर्नमेंट के हैं, सीओएम लिखा है तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। एमआईएल मिलिट्री के हैं, इसी तरह एनईटी नेट के हैं, और ओआरजी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और नीचे आपके सीए फॉर कनाडा, इसी तरह मुख्तलिफ कंट्री, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, ये स्मॉल सारे लेटर्स में आपके होते हैं। इससे हमें उस जगह का भी पता चलता है ये कहाँ की जो है वेबसाइट है। फिर एक टर्म आपने सीखी नहीं है, वो है बैंडविड्थ। आपको मैंने भी बताया था शुरू में, बैंडविड्थ डिस्क्राइब द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। और इससे मेजर करता है, इट मेजर्स हाउ मच डेटा कैन बी सेंट ओवर अ स्पेसिफिक कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। कि आपकी अगर बैंडविड्थ लो है तो आपका डेटा ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा, अगर हाई बैंडविड्थ है तो डेटा ज्यादा ट्रांसफर होगा। मिसाल दी है, एन इंटरनेट कनेक्शन वाया केबल मॉडेम may provide 25 mbps of bandwidth। अब आपको मैं छोटी सी एक और मिसाल दे दूं इसी तरह ही। कुछ लोग इसको इस तरह बयान करते हैं कि अगर आपके पास एक छोटी सड़क है और ज्यादा गाड़ियों की लेन्स चलना शुरू कर दे तो गाड़ियां अटक अटक के चलेंगी या ज्यादा लेन्स में चल ही नहीं सकेंगी, आगे पीछे हो जाएंगी। जबकि एक बहुत बड़ा हाईवे है, उस पर लोग अपनी अपनी लेन में अपनी स्पीड पर जो है वो कर रहे होंगे सफर। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक और चीज है, बैंडविड्थ यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क स्पीड सिंस डेटा पैकेट्स ट्रेवल ओवर इलेक्ट्रॉनिक या फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर। बैंडविड्थ मेजर्स हाउ मच डेटा कैन फ्लो थ्रू अ स्पेसिफिक कनेक्शन एट वन टाइम। एक वक्त में कितना डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है, ये जो मैंने सारा लिखा हुआ है कि जैसे ग्रेन ऑफ सैंड्स है,
आप एक पाइप के थ्रू आपने सैंड को शिफ्ट करना है, यानी रेत को। तो आप रेत जो है, आपको पता है वैसे भी जो कराची वाले लोगों को ज्यादा रेत का पता होगा, समंदर के किनारे आपको ये सारा कुछ जो है वो ज्यादा मिलता है। तो आपकी जो, या डेजर्ट वाले लोग स्पेशली, हाँ वो उनके पास ज्यादा है। तो रेत जो है वो होती है जरा ड्राई सी, और वो जो है वो मूव भी इजीली करती है। रेत को डालेंगे, अगर छोटी ट्यूब होगी तो उसकी नहीं जा सकेगी ज्यादा, और अगर वो आप बड़ी ट्यूब से डालेंगे तो इजीली चली जाएगी। इसी तरह आपका डाउनलोड जो है फास्टर होगा अगर बैंडविड्थ कनेक्शन ज्यादा है, और स्लोअर होगा अगर कनेक्शन आपका लो है। ये चीज आपको बताई, ये कुछ चीजें आपको डिफरेंट है जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। बस थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। और इसमें जी टाइम का भी कॉन्स्टेंट थोड़ा सा आ रहा है कि बिकॉज अब मगरिब की अजान जो है वो थोड़ा पीछे टाइम चला गया है इसका। इस वक्त यहाँ पे लाहौर की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो एक चीज और सीखिए। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप कहते हैं जी अप टाइम एंड डाउन टाइम, उसका कहते हैं, एक टर्म हम यूज करते हैं। अप टाइम को परसेंटेज में हम शो करते हैं, और अप टाइम का मतलब है कि कितनी देर आपको इंटरनेट साल भर मिलता रहा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 99.9% अप टाइम मिला है, तो आपको पता है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है। नहीं, ये बहुत यानी गलत है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं थी लोगों को। कितनी देर? 9 घंटे नहीं मिली, पूरे साल में 9 घंटे नहीं मिली। कई टाइम पर आपकी वेबसाइट जो है वो रिपेयर हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, वेबसाइट नॉट अवेलेबल, आगे लिखा आता है ऊप्स नॉट अवेलेबल, इस तरह करके लिखा आता है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाया है ये अप टाइम और डाउन टाइम होता क्या है। परसेंटेज में हम इसको शो करते हैं कि आपकी वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। और जितनी कंपनियां होती हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, उनकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल रहती है, और उनका जो वेब होस्ट होता है कंपनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि इसको हमेशा अवेलेबल रखती है। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं व्हाइट कलर में मर्जर किया है। ये आपको अगर ना भी से आपको पेपर में आए, लेकिन इसका टर्म का पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं आएगी। होता क्या है कि आपके पास 365 डेज हैं साल के, उसको आपने 24 से मल्टीप्लाई किया तो आपके घंटे निकल आएंगे। घंटे निकल आए 8760, उसमें 9 घंटे आपको अवेलेबल नहीं थी वेबसाइट, आपने उसको माइनस किया 9 घंटे, तो आपके पास टोटल आवर्स आ गए 8751। अब आपने क्या किया, उसकी परसेंटेज निकाली, सिंपल। आपकी जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें 8751 को डिवाइड किया है 8760 से, और मल्टीप्लाई 100 से किया, तो आपके पास 99.89 यानी 99.9 अप्रोक्सीमेटली अवेलेबिलिटी आ गई। 9 घंटे ना मिलने के बावजूद ये आपकी 99.9 अवेलेबिलिटी है पर एनम, पर ईयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम किस तरह से वेबसाइट की अप टाइम और डाउन टाइम अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं। और जब भी आप इंशाल्लाह, जब आपका ये काम पढ़ना शुरू किया है, आप काम करेंगे। और मैं आपको वैसे भी एक बात बताऊं आपको, अब थोड़ी सी बात जरा इंटरेस्ट की कर लेते हैं। वो ये है कि मेरा एक, हमेशा से मैं अपने स्टूडेंट को एक बात बहुत जरूरी बताती हूँ, जो मैं आप सबको भी बताऊंगी, चाहे आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं आपको नजर नहीं आ रही। वो ये है कि हर इंसान का हक है अपनी लाइफ को बेहतर करना। ठीक है, आपका हक है कि आप अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बेहतर करिए, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो। अब आप कहेंगे लाइफ क्वालिटी क्या होती है? भाई आप अगर से अफोर्ड करते हैं कि आपके घर में कूलर चलता है फॉर इंस्टेंस गर्मियों में, तो आपके फूड आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि एसी चलना चाहिए, उसकी आपकी पेमेंट भी आप उसकी कर सके बिल की। तो ये नहीं मैं कह रही कि मैं आपको कोई गलत ट्रैक पे नहीं लेके जा रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश जरूर करनी है, लेकिन एक हद में अल्लाह ताला के साथ फेथ पर ट्रस्ट के साथ काम करना है आपने। उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात जरूर कहती हूँ कि along with your jobs you can do any side business।
आप छोटा मोटा, छोटा सा भी क्यों ना बिजनेस हो, आप जरूर उसको चलाया करें। उसका फायदा पता क्या होता है? ये मैं इसलिए आपको सारी ये बता रही हूँ कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वेबसाइट्स बनानी होती है। कई लोग तो ऑनलाइन बिजनेस सारा कर रहे हैं, ऐसा है ना? तो उसके लिए भी खैर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आप ये नहीं कह सकते कि नाउ यू कैन इजीली डू दैट। इतना इजी नहीं है। बहुत सारे कंपेटिटर्स बैठे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी मार्केटिंग ऑनलाइन करते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यानी अपनी लाइफ को जरूर बेहतर करना है। और एक जरूरी जो कि मैं जब अगर क्लासेस हो ना, तो मैं शायद कभी कभार मजाक से लोगों को कहती हूँ कि मैं पढ़ाने के साथ साथ लोगों को खुतबे भी देती हूँ। ठीक है? अब इस तरह खुदा न खास्ता नहीं खुतबा कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक खुतबे की तरह उनको गाइड किया जाता है कि प्लीज आप लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर करें, नॉलेज बेहतर करें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड करें। ठीक है? अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है तो आप समझ लें कि कोई ना कोई सक्सेस आपको रास्ता आपका देख रही है, आपको जरूर मिलेगी। अब हम में से कुछ लोग डिसिप्लिन नहीं होते। जैसे मैं आपको जब शुरू में क्लासेस हुई थी तब भी मैंने आपसे कहा था क्लास पढ़ो, बैठ के पढ़ा करो और टेबल पे बैठ के पढ़ा करो। ठीक है? उसे जैसे मैं इस वक्त टेबल पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप लोग क्या करते हैं? अपने फोन पे सुन रहे हैं, कानों में लगाया, लेटे हुए हैं, एक कान से निकल गया है, दोनों से निकल गया है। तो ये तो डिसिप्लिन्ड होने का कोई तरीका नहीं है ना। आप इन चीजों को देखा करिए, नमाज पढ़ा करिए। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको जो चीज करती है वो नमाज है। ये याद रखिए मेरी बात। आप नमाज पढ़ेंगे तो यू आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन। ठीक है? आप बहुत जरूरी है। और हम में से बहुत सारे लोगों को ये रवाज है, वी डू कुरान रिसाइट कर लेते हैं, कुरान खत्म कर लिया है, उसके पास सारी जिंदगी पता ही नहीं। पूछा आपने कुरान पढ़ा हुआ है? हाँ जी हमने कुरान पढ़ा हुआ है। बड़े फख्र से बताते हैं कि मैं तो कुरान 6 साल 7 साल का था, 7 साल 8 साल की थी, मैंने पढ़ लिया। तो उसके बाद आपने उसको देखा, आप इतने ग्रोन अप हो गए, कभी आपने देखा, कभी आपको पता है कि कौन से वाली अगर आयत या सूरत, आयत तो छोड़ी, सूरत का मैं जिक्र करूं, कोई कौन सी सूरा के अंदर क्या टॉपिक है, क्या आप मुझे बता सकेंगे? बहुत कम, बहुत कम। तो ये सारी चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन करती हैं। जिंदगी में सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं हम आए, हमें अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है हमें उसके ऊपर भी चलना है। ठीक है? ये बात याद रखिएगा मेरी। ये आपके लिए कहते ना, एक फॉर द योर लाइफ इट्स गोइंग टू बी समथिंग। आप ये करके देखिए, आपको जरूर जिंदगी में कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी होगी। ठीक है? तो ये आपका एक टॉपिक मैंने आपको भी जो कराया है बैंडविड्थ का बताया है। और फिर ई कॉमर्स की बात है, ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि आपने ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हो, सप्लाई करते हो, चीजें चीजें खरीदते हो, ऑर्डर करते हो। ई कॉमर्स जो है इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट के थ्रू करते हो, कंप्यूटर के जरिए आप करते हो। और फिर आप बहुत सारी तरीकों से आप यानी लोगों ने वेब होस्टिंग की होती है, फ्री वेबसाइट्स बना लेते हैं लोग, ये इसका है। और ये सारी जो चीजें हैं ना, आप यूँ समझ लें कि इट्स गोइंग टू बी अ न्यू स्टोरी नाउ, जो मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बता दूंगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देती हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक हमने जो आज चीजें देखी हैं, आपको उम्मीद है कि कुछ जरूर इसका फर्क होगा। आपको पता चला होगा कि जी जो आपकी जैसे ऑनलाइन हम कैसे, हमारे पास डेटा आता है, हम एक जो हाइपर टेक्स्ट क्या है, उससे हाइपरलिंक क्या होता है, वहां से दूसरे पेजेस पे कैसे जा सकते हैं, कैसे HTML के जरिए डेटा जो है वो सारा लिखा जाता है, इमेजेस बनाई जाती हैं, उसको एडिट किया जाता है। फिर मैंने आपको दिखाया है जो गूगल डेटा सेंटर की पिक्चर्स के किस तरह डेटा स्टोरेज वहां पे होता है। और मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप जरूर, आपके पास इतने दिन आगे फारिग है, आपने गूगल डेटा सेंटर की आपने वीडियो जरूर देखनी है। ठीक है? वो कैसे काम करता है। और मैं ये बताती चलूं, पता है कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी लंबी है, जैसे 15 मिनट की, आप जिसमें 5 मिनट की जो पढ़ी है ना वो देख लेना, बस इतना ही काफी। तो ये हमने कहा। फिर आपने www क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, ISPs किसे कहते हैं, ये सारा मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो गाइड किया है। ठीक है? और फिर मैं आपको थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, वो मैं आपको कराकर फिर आपको मैं टेक्स्ट जो मैंने उस वक्त तक इंशाल्लाह तैयार कर लिया होगा, मैं आपको शो कराऊंगी कि ये चीजें आपने बस रिवाइज करनी है। और तब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में
ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल की बहुत जरूरी बातें जिसके ऊपर आपको सवाल आएगा, मैं आपको सारी वो सिखा दूंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस की जरूरी बातें, टेक्स्ट मैसेजेस की बातें, ये सारा मैं आपको सिखा दूंगी जो आपके सवाल आएंगे। तो आज मेरा मकसद ये था कि आपको काफी चीजों का नॉलेज दूं, ताकि आपको पता चले कि हमें, जैसे मैं आपको ईमेल जब पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि ईमेल कैसे आपको आती है, उसके सारी जो फोल्डर्स हैं उसकी हम बातें करेंगे, हम उसको समझेंगे। ठीक है, ये बात आपको सारी समझ आ गई है। आई थिंक आप इसको जो है, अभी तो आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीक में मिलेगा। ये एक तरह से आपकी एक गो थ्रू कराने के लिए किया था। प्लीज एक काम कीजिएगा, आपको जो पढ़ाया है रिपोर्ट वगैरह की प्रैक्टिस करें, और पीछे वाले जो हैं उसके नोट्स को रिवीजन करनी शुरू कर दे। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आप इसको, ये मैं थोड़ा सा क्लियर होता है या मुझे थोड़ा सा टाइम और मिलता है, तो मैं आपके साथ एमसीक्यूज पे काम करूंगी, ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यूज कैसे, आपने कौन से वाला टिक आपने करना है और वो क्यों करना है। ठीक है, और ट्रेंड देखेंगे कि पहले जो पेपर्स में आते रहे हैं मिलते जुलते, वैसे हम उसको करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, और साथ साथ ही उम्मीद है कि आप लोगों ने किया हुआ है बाकी, यानी आप साथ साथ कर रहे हो जो आपके पास मटेरियल है। ये बातें क्लियर हो गई। और मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि अगर सीआर और जीआर एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिनों से आपने मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि आप मुझे क्वेश्चन पूछें कि ये लोग मुझे एक्सेस कर रहे हैं कि ये क्या है, इसका मतलब। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पूछते हो। ठीक है, तो आप जरा अपने सीआर और जीआर को, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आती, पढ़ते वक्त कोई टॉपिक नहीं समझ आता, तो आप उनको बताएं, वो आके मुझे पूछें, और फिर मैं ग्रुप में उसको, रोज मैं आपको ये हर क्लास में कहती हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन सिर्फ है। अच्छा जी बच्चों, आप लोगों ने, हम मोहम्मद हादी है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मैम। जी वालेकुम सलाम। आपने मालूम नहीं किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हो, लेकिन फिर भी यू आर वेलकम। तो आप मेरी बातों को गौर किया करें। और एक मैं जरूरी बस लास्ट बात करने लगी हूँ, वो ये है कि मैं इस बात पे बिलीफ मेरा है, सारी उम्र मेरी जो गुजरी है पढ़ाने में, ये बिलीफ है कि टीचर शुड बी अ मेंटोर। आप समझते हो, अ टीचर शुड बी अ मेंटोर। मेंटोर क्या होता है? जो आपको गाइड करता है। आपको खाली पढ़ा के नहीं जाना, आपको मेंटोर होना है एज अ टीचर, मैं समझती हूँ। मैं बाकियों की बात, किसी बहुत से सारे टीचर ऐसे करे होते हैं, ये तो नहीं मैं कहती कि मैं ही कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपनी फिलॉसफी है, मेरा अपना फेथ है इसके ऊपर। और जब, जाहिर बात है कि जो फेस टू फेस लोग बैठे होते हैं सामने फिजिकल क्लास के अंदर, उसमें तो और तरीके से आप बात कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिसे कहते हैं, आप इसको भी एक समझ लें कि एक ब्लेसिंग होती है कि आपको फिर भी इन चीजों के ऊपर गाइड किया जाता है। और मैं इंशाल्लाह इन द डेज टू कम जरूर कोई ना कोई बात जो है वो आपको बताया करूंगी। और फिर मैं आपसे एक दफा कहूंगी कि टेड टॉक्स, TED, टेड टॉक्स देखा करो। अभी लेटेस्ट टेड टॉक आई है जो मैंने कल या परसों आई थी, वो थी प्रिंस विलियम की, 7 मिनट्स की है। जरा प्लीज डाल के देखना यूट्यूब पे, देखोगे टेड टॉक प्रिंस विलियम। वो मैं इसलिए नहीं कह रही कि उसने जो बातें की वो तुम्हें पता नहीं होंगी या तुम्हें समझ नहीं आएगी। उसकी अंग्रेजी सुनो, उसकी अंग्रेजी सुनो, उसकी अंग्रेजी बहुत सिंपल है। और वो BBC यानी क्वीन लैंग्वेज बोलता है, और वो इंग्लैंड की प्योर लैंग्वेज बात कर रहा है। जरा उसका एक्सेंट सुनो, आप देखोगे कैसे बोलता है, तो आपको भी वो तरीका आएगा बात करने का। ठीक है, स्लो बात कर रहा है। 7 मिनट्स का टेड टॉक है। तो अभी मैंने आपको दो चीजें रेकमेंड की हैं, प्रिंस विलियम की टेड टॉक, TED, यूट्यूब पर डालो। और दूसरा, आपको गूगल डेटा सेंटर की आप वीडियो देखिए, आप देखिए कि गूगल डेटा सेंटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप फिर इसका, आई थिंक दैट वुड हेल्प यू। और आ, हाँ, एक मरियम कह रही है मैं टेड टॉक सुनती हूँ, परफेक्टली फाइन। आपको पता है दुनिया के हर बंदे के ऊपर, मॉडल्स लोग हैं जो मॉडलिंग करते हैं, उन्होंने टेड टॉक दे छोड़ी है। इवन आप लोगों को जो इंडियन, जो नहीं है, क्या नाम है, मूवी स्टार्स हैं, क्योंकि इंडियन मूवीज बच्चे बहुत ही देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कोई बात कुछ और नहीं देखता तो इंडियन मूवी जरूर देखती है, जो कि मेरे लिहाज से कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेकार चीज है वो, उससे सिर्फ टाइम जाया होता है। इससे बेहतर है इंग्लिश मूवीज देखा करो, अच्छी अच्छी, जो कहते हैं ना पुरानी मूवी से लेकर न्यू मूवी। अगर तुम कहोगे तो मैं मूवीज के नाम भी बता सकती हूँ कि जी आप अच्छी मूवी, चलो इस वीकेंड पे ये देख लेना। तो आप मूवीज भी देखा करें एज कम्पेयर टू द मूवीज ऑफ, क्या है, कौन सा वुड है, बॉलीवुड, हाँ बॉलीवुड की। तो इससे बेहतर है हॉलीवुड की मूवीज देख लें। तो ये जी आपका आज का खत्म हो गया टॉपिक।
2 चीजें देखने को कहा है, बाकी पढ़ने को कहा है। जो चीजें आपके पास मौजूद है उसको सारा कुछ रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू साथ साथ कीजिए। जो चीज प्रॉब्लम करती है मुझे प्लीज पूछिए। कोई एमसीक्यू गलत आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, तो अपने जीआर सीआर को भेजिए, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस इज क्लियर। और एक दफा फिर से बस लास्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, वो आपके सीआर का नंबर है। आपको फिर बत दिखा रही हूँ, अली मर्दान हिस्पानी। आप सुन रहे हो मुझे? और आपको कितने लोग अप्रोच करते हैं आप जरा देखिए। और ये उनका फोन नंबर सामने नजर आ रहा है, नीचे मेरा नंबर है। ये गर्ल्स के लिए होता है जिनको जीआर का नंबर चाहिए। ठीक हो गया? तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। अल्लाह हाफिज।